Dear students, MBA फर्स्ट ये आप लोगों की क्लास का लेक्चर है। MBA सेमेस्टर आप लोगों का फर्स्ट है और आप लोगों का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें हम दो पोर्शन पढ़ेंगे, एक तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा और दूसरा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स के भी जो है वो भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपका है सेट्स है। व्हाट इज सेट, इसके साथ सबसेट, व्हाट इज सबसेट ये भी हमने देखना है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पे हम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं ये बात भी हमने देखनी है। और डी मॉर्गन्स लॉज ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है आज के दिन, डी मॉर्गन्स लॉज। तो स्टेप बाय स्टेप बाय नंबर इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेट की तरफ। सेट, इसके हम पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की डेफिनेशन ये है, दी कलेक्शन ऑफ, और कुछ राइटर्स ने इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, दी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct ऑब्जेक्ट्स। अब यहां चूंकि ऑब्जेक्ट्स से ज्यादा नंबर्स की बात होगी तो इसलिए आप ऑब्जेक्ट्स की जगह नंबर्स भी लिख सकते हैं, यानी डिफरेंट नंबर्स। मकसद क्या है कि वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि बामानी होना चाहिए, बेमानी चीज नहीं होनी चाहिए। और बामानी से मुराद यहां पर यह भी है कि आप मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस भी कर सके। कैसे? आप ये लिखते हैं कि दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये आप लोगों ने एक स्टेटमेंट लिख दी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो जब आपने इस चीज को लिखा तो आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं। तो ये चीज आपके पास वेल डिफाइंड बन जाती है, बामानी बन जाती है कि आप मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये लिख दें कि खुशी, जो आपको खुशी फील हो रही है, आप कितने खुश हैं, इसको आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, तो आप अपनी खुशी को, अपने गम को, अपने एहसासात को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर ये हमारे पास एक सेट की सूरत में नहीं लाए जा सकते। क्यों? कि ये वेल डिफाइंड नहीं है मैथमेटिकली। दूसरी बात जो इसमें आपने देखनी है वो ये कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मींस इस सेट के अंदर जो एंट्रीज हैं या सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। कैसे? अगर मैं ये लिख दूं, एक सेट बनाया और उसका सेट का नाम भी हम कोई रख लें, यहां पर ए रखा और इस सेट को हम बी कह देते हैं। इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिख लें, अगर 1 2 2 देन 3 देन 5 देन 7। अब ये सेट हमारे पास आ गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मैथमेटिकली सेट नहीं है। क्यों? कि यहां पर 2 and 2 रिपीट हो रहा है। तो जब सेट के अंदर एलिमेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स की रेपिटेशन आती है तो फिर ये हमारे पास एक सेट नहीं कहलाता।
तो इसको तो हम कह सकते हैं कि ये सेट है, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर रेपिटेशन आ गई है, ये हमारे पास सेट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं सबसेट के ऊपर कि व्हाट इज सबसेट और सबसेट कैसे बनता है। तो ये देखते हैं जी, सबसेट की डेफिनेशन ये है कि ये सबसेट कि अगर आप लोगों के पास दो सेट्स हैं, वी हैव टू सेट्स नेमली ए एंड बी, ये दो सेट हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। अब इस सेट ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हमने रख दिए 1 2 3 4 एंड 5, और फिर सेट बी के अंदर भी हमने कुछ एलिमेंट्स रख दिए, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि बी जो है वो सब सेट है ए का, ये बात हम कहना चाहते हैं। ये सिंबल डिनोट करता है किस चीज को, सबसेट को, कि बी जो है वो सबसेट है ए का। तो इस चीज के लिए हमने करना क्या होगा कि बी जिसको अपने सबसेट लेना है, ये सबसेट है, तो आप ये देखें कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आप लिखें वो इस ए सेट के अंदर से ही हो। इस सेट ए के अंदर वाले एलिमेंट्स सारे लिख दें या चंद एक लिख दे, तो ये बी क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो मकसद क्या हुआ कि सबसेट जो होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जिसका वो सबसेट है उसके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तभी जाकर वो क्या बनता है, सबसेट बनता है। तो फिर ये ए क्या होगा, ये ए इस बी के लिए सुपरसेट कहलाएगा कि ये बी उस ए उसका सुपरसेट है और बी उसका क्या चीज है, सबसेट बन जाएगा। और अगर आपने सारे एलिमेंट सेट ए के कहां लिख दिए, सेट बी में लिख दिए, यानी बी आपने ऐसा सेट लिया जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है, यानी 2 4 एंड 5 1 एंड 3 भी इसमें शामिल है। तो अब इसके सारे एलिमेंट्स इसी के सारे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो फिर ये आपके पास B इज इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी सेट ए जो है B के इक्वल, तो ए और B दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर एक और तर्ज से भी बात को किया जा सकता है, वो किस तरह से, ये देखिए कि देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, यानी ए अपने अंदर जो एलिमेंट्स रख रहा है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, आप इनको कोई नाम दे दें, इसका नाम भी एक्स कर दें, इसका नाम भी एक्स कर दें, इसका नाम भी एक्स कर दें, ये सबको आपने एक्स कह दिया। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ए या x बिलोंग्स टू ए। अब जब आपने इधर 1 को x कहा तो यहां पर भी हम 1 को क्या कह देते हैं, x कह देते हैं। इधर 2 को x का नाम दिया तो इधर भी 2 का नाम x है, यहां 3 का नाम x है तो यहां पर भी x हम 3 का नाम x कर देते हैं। 4 का नाम x है तो यहां पर भी x है, ये भी x है। तो अब देखो एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स वापस B में भी मौजूद हैं, तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो गया, B, यानी जो एलिमेंट इसके थे वो इसके भी हैं, तो इसका मतलब है कि A इज द सबसेट ऑफ B, कि A B का सबसेट है। और फिर इधर से अगर देखें कि जो एलिमेंट्स B के थे वही एलिमेंट्स A के भी हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B, x is the subset of B, B is the subset of A हो जाएगा, B is the subset of A हो गया। अब A is the subset of B हुआ और B subset of A हुआ, तो फिर हम कह देते हैं कि A is equal to B, यानी दो सेट्स की इक्वलिटी के लिए क्या चाहिए होगा कि दोनों एक दूसरे का सबसेट भी बने और दोनों एक दूसरे के लिए सुपरसेट भी बने। अब यहाँ A सबसेट है, B उसका सुपरसेट है, इधर B सबसेट है और A उसका सुपरसेट है। इस रिलेशन से ये दोनों क्या कहलाएंगे कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं।
अब ये जो चीज लिखी हुई है कि सबसेट, ये असल में इस तरीके से लिखा हुआ है कि बी कंटेन्ड इन ए, कि बी पूरे का पूरा सेट रखा जा सकता है सेट ए में, यानी बी सारे का सारा मौजूद है कहां पर, ए के अंदर। तो तब हम इसको लिखते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो नीचे लाइन है ये इस चीज को डिनोट करती है कि हो सकता है कहीं पर बी ए के बिल्कुल ही इक्वल भी हो जाए, जिस तरह हमने यहां देखा कि सेट ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स क्या चीज है, सेम है, एलिमेंट्स तादाद में भी सेम है और उसके साथ साथ वही एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से ये लाइन इस चीज को शो करती है। अदरवाइज सिर्फ ये सिंबल भी लगा दे तो ये भी आपके पास ठीक है, सबसेट को ये डिनोट करता है। और ये सिंबल एक तरह से आपके पास ये सी लिखा हुआ है जो कि कंटेन्ड इन ए को शो करता है। तो इस तरीके से ये आपके पास सबसेट आ गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पे जो ऑपरेशन किए जा सकते हैं और जो मेजर ऑपरेशंस है वो हम यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं। अदरवाइज आप लोग सेट्स को सेट में से माइनस करना ये भी एक ऑपरेशन है, सेट्स का यूनियन करना ये भी एक ऑपरेशन है, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट करना ये भी एक ऑपरेशन है, सेट्स का इंटरसेक्शन करना ये भी एक ऑपरेशन है। तो जो मेजर चीज है जिस पे ज्यादा हमारा जोर है वो क्या चीज कि सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। और फिर कॉम्प्लीमेंट उस वक्त तक आप लोग नहीं कर सकते जब तक आप लोग सब्ट्रैक्शन को ना समझ लें कि सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, आगे पे आगे चलते हैं जी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स के लिए सब्ट्रैक्शन कि अगर आप लोगों के पास एक सेट ए है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां तक हमने एलिमेंट्स ले लिए। और एक और सेट है बी, उसके अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं कि 4 5 एंड 6 7 एंड 8। ये हमने दो सेट्स ले लिए, एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। अब अगर हम ए माइनस बी करते हैं या हम बी माइनस ए करते हैं, इस चीज को देखें। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी को निकाल दो, ए में से बी को क्या करो, निकाल दो। तो अब बी को निकालने का मतलब है कि बी की वो चीजें निकाल दो जो ए में मौजूद हैं। तो 4 ये बी का एलिमेंट है लेकिन उधर ए में भी मौजूद है, तो आप इसको यहां से खत्म कर दे। 5 को भी खत्म कर दे और 6 को भी खत्म कर दे। अब 7 और 8 बी में मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इनको ए से निकालने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो इसलिए बाकी जो चीजें आपके पास ए में बच गई हैं वो है 1 2 एंड 3, ये चीजें आपके पास ए में बच गई हैं, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हैं, बी माइनस ए करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों ने ये करना होगा कि ए वाली चीजें जो ए में है और बी में भी है उनको निकाल दो। अब ये 4 5 6 ए में भी है बी में भी है, तो आप इसको अब बी से निकाल दें। ये निकल गया तो बाकी बी में क्या बच गया, 7 एंड 8। बाकी इधर ए में जो बचा था 1 2 3 वो तो बी में है ही नहीं, जब है नहीं तो उसको निकालेंगे कहां से। इसलिए जो ए वाली चीजें हैं और बी में भी मौजूद है आप उनको निकाल दें। तो अब आपके पास यहां पर क्या बच गया, 7 एंड 8। अब इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि जब आपने ए माइनस बी करना है तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स देख ले। तो ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये पोर्शन जो है ये कॉमन एलिमेंट्स है, इनको आप बिल्कुल ही निकाल दें। ये आपने निकाल दिए। अब वो एलिमेंट्स लिखे जो ए में हो और बी में ना हो।
तो ए में 1 2 3 है, ये बी में नहीं है, तो वो आप यहां पे लिख दें। इसी तरीके से जब आप बी माइनस ए करते हैं, फिर भी वही सेम प्रोसेस है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है आप उनको निकाल दें, फिर वो एलिमेंट्स यहां पे लिखे जो बी में हो और ए में ना हो। तो बी में 7 और 8 है, जो कि ए में नहीं है, तो ये आपके पास यहां पे रिजल्ट आ जाएगा 7 एंड 8। तो इस तरीके से आप लोगों ने सबट्रैक्शन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं, जो कि यूनियन ऑफ टू सेट्स बनता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इससे हमारी मुराद यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, यानी दो सेट्स को आपने आपस में क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। तो देखें कि अगर आपके पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और फिर एक और सेट हमने इसके साथ लिया बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। अब हम चाहते ये हैं कि इनका यूनियन करें, तो यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, यानी ए यूनियन बी। ए और बी का हमने यूनियन करना है। तो अब आपने इन दोनों सेट्स को इकट्ठा कर देना है, यानी सेट ए के एलिमेंट भी इसमें आ जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो सेट ए के एलिमेंट 1 2 एंड 3 है, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 एंड 5 है। अब आपने इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन सेट ए अपनी जात में एक सेट है, बी भी एक सेट है। जब इनका यूनियन किया तो वो फिर एक सेट बना। तो अब इसको सेट की डेफिनेशन को पूरा करना चाहिए। तो क्या ये सेट की डेफिनेशन पूरी कर रहा है? क्या चीज के वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड है, समझ आती है कि 1 क्या होता है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, तो ये समझ आने वाली चीज है। लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें रेपिटेशन आ गई है, जिसकी वजह से सेट की डेफिनेशन गलत हो रही है। तो सेट की डेफिनेशन को जो फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर हम तो ये कहेंगे कि ए यूनियन बी सेट नहीं है। और जब ये सेट नहीं है तो फिर यूनियन कहां से आ गया? इसलिए हम इसमें रेपिटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, यानी जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक दफा लिखेंगे। तो अब ये हमारे पास यूनियन बन गई, क्योंकि यहां पर आप सेट की डेफिनेशन पूरी हो रही है। तो इस 3 को जो भी जिस किस्म की भी रेपिटेशन हो, आप उस रेपिटेशन को निकाल दें, ये आपके पास यूनियन बन गई। अब इसकी जनरल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जनरली हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो आप इन एलिमेंट्स को नाम दे देते हैं एक्स का, सब एलिमेंट्स को हमने नाम दे दिया एक्स का। वेरिएबल है एक्स, यानी ये वेरी कर सकता है, तो एक्स वेरी कर रहा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो अब आप ये ए यूनियन बी की डेफिनेशन जो बनाएंगे, वो जनरल डेफिनेशन इस तरीके से बन जाएगी कि ए यूनियन बी में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नाम क्या है, एक्स। ए यूनियन बी में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नाम क्या है, एक्स है। सच दैट, ये सच दैट के लिए हम एक लाइन यूज करते हैं। और सच दैट क्या है कि जो बात आपने की है उसको मजीद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे कि ये एक्स एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में मौजूद हैं, ये ऐसे हैं कि इनका ताल्लुक ए से है या फिर इनका ताल्लुक बी से है। यानी एक्स is an element या x or elements of A और x और elements of B के x elements जो हैं A से हैं या फिर कहां से लिए हमने B से लिए, क्योंकि दोनों का ये क्या चीज है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन बन जाएगी A यूनियन B। उसके बाद हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको देख लेते हैं। intersection of two sets। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना, कता करना या काटना। अब देखिए, आपके पास एक लाइन है जिसको हम लाइन 1 कह देते हैं, और एक लाइन है
लाइन जिसको हमने L2 कह दिया। अब ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो अब इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट है, जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, सिर्फ वही जो है इंटरसेक्शन के लिए, हम इस पॉइंट को नहीं कह सकते कि ये लाइन 1 और लाइन 2 के लिए, बल्कि यही पॉइंट है जो लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। तो ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट बन रहा है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ कॉमन वैल्यूज लेनी है, कॉमन पॉइंट्स लेने हैं, वही आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी एग्जांपल को देख लें कि इसमें सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स क्या चीज है, 3 4 5 है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर आपने यू लिखा था तो यहां इन्वर्टेड यू है, यानी उल्टा यू आप लिख दें। कुछ लोग इसको कप कहते हैं और इसको इन्वर्टेड कप भी कहते हैं। दोनों तरीकों से इसको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर लिखा गया है, तो आप जैसे भी इसको याद रखें। तो ये अब कॉमन पॉइंट्स लेने हैं, 1 2 3 4 3 4 5 में कॉमन पॉइंट कौन सा है, सिर्फ 3 है। तो ये अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। इसकी भी जनरल डेफिनेशन जब हम बनाएंगे तो हम ये लिखेंगे कि सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी वाला, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट एक है या एक से ज्यादा है, उनका नाम हमने एक्स कर दिया। ये अगर एक एलिमेंट है तो भी एक्स है, और अगर इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट है तो वो भी एक्स है, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है और वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो ये क्योंकि चेंज वैल्यूज है, इसलिए ये वेरिएबल के सेंस में हम इसका नाम रख सकते हैं एक्स। तो एक्स सच दैट, अब देखें इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि ये जो 3 है इसका ताल्लुक ए से है या बी से है। क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, कि ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है एंड बी में भी है। एंड आएगा तो कॉमन का सेंस शो होगा, अगर एंड नहीं आएगा तो कॉमन का सेंस शो नहीं होगा, फिर ये इसकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में जो आपके पास कॉन्सेप्ट फर्क है इनका डेफिनेशन में, वो सिर्फ इतना ही है कि ए दो सेट्स में आर यानी उसमें हो या उसमें हो, फिर भी यूनियन में होगा। तो ये यूनियन की डेफिनेशन, और यहां पर कॉमन कि ए में भी हो और बी में भी हो, तो ये डेफिनेशन बन जाती है इंटरसेक्शन की। तो इस तरीके से ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन बन गई। ये एक और ऑपरेशन हो गया तीसरा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इस बात को देखते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम किस वक्त लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास U एक यूनिवर्सल सेट मस्ट है। ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट से मुराद ये है कि आप इस सेट को जब बना लें और उसके बाद और भी सेट बनाना चाहें तो वो इसी सेट के अंदर से हो, यानी इसके सब सेट हो, तो तब तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक सेट U लिखा, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमने कुछ एलिमेंट्स इसमें लिख दिए। अब हम सेट ए बनाना चाहते हैं तो इसी में से बनाएंगे। अगर आपने सेट ए इस तरह बना लिया कि 1 2 3 सारे एलिमेंट्स लिख लिए और 11 तक लिख लिए, तो अब ये देखो, ये सेट ए इस सेट में से नहीं लग रहा, बल्कि सेट U इस सेट में से लग रहा है, तो सेट U इसका सबसेट हो गया। अब ये सेट ए एज ए यूनिवर्सल सेट यूज होगा। लेकिन अगर आपने कुछ एलिमेंट्स कम करके लिखे और इसी में से लिख दिए, फॉर एग्जांपल यहां 3 तक लिख दिए,
तो ये अब आपके पास सबसेट बन गया इसका, तो ये यूनिवर्सिटी इसकी कायम रहेगी, ये यूनिवर्सल रहेगा। और इसी तरह आपने कोई और सेट बी बना लिया, उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 5, 8, 9 एंड 10, ये एलिमेंट्स आपने लिख दिए। तो इसमें भी आप देखिए ये इसी के अंदर से है, लिहाजा ये उसका सबसेट है, तो ये फिर भी यूनिवर्सल रहेगा। तो यूनिवर्सल से मुराद ये होती है कि आप जो सेट ले रहे हैं, बाकी जितने भी सेट बनने चाहिए वो इसी सेट में से होने चाहिए, उसके सबसेट होने चाहिए, तो तब जाकर ये क्या होगा, यूनिवर्सल कहलाएगा। अब आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो इसको आप ए डैश भी लिख सकते हैं, या आप लोग इस पर स्मॉल सी लिख दें, ये भी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। और डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि यूनिवर्सल में से उसी सेट को माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट आप लेना चाहते हैं। अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो आपने यूनिवर्सल में से इस बी को माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कैसे? अब सब्ट्रैक्शन से क्या मुराद थी कि ए को निकाल दो, यानी ए वाली चीजें निकाल दो, ए वाले एलिमेंट्स निकाल दो। तो ए वाले एलिमेंट्स 1, 2, 3 है, तो अब आप इनको यू से निकाल दे, ये यू से आपने निकाल दिए, तो बाकी ये आपके पास 4, 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9, और उसके बाद फिर क्या हो गया 10। ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन जाएगा। अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो बी वाली चीजें निकाल दो। क्या मतलब है कि बी के एलिमेंट्स निकाल दो, यानी 5 है इसको छोड़ दो, 8 है इसको भी छोड़ दो, 9 और 10 इसको भी छोड़ दो। अब बाकी यू में क्या बच गया आपके पास, 1, 2 एंड 3 बच गया विद 4 ये, और फिर उसके बाद 6 एंड 7 भी बाकी है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। और यहां पर फिर एक फैक्ट है हमारे पास, वो फैक्ट क्या है, याद रखें कि सेट ए और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ये कभी भी आपस में सेम नहीं होंगे, ये एक दूसरे से हमेशा डिस्टिंक्ट किए होंगे। इसी तरीके से अगर बी आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट लिया, तो बी और बी का कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक फैक्ट। दूसरी बात ये कि जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, तो सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, इनका जब भी आप यूनियन करेंगे, वापस आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं इस कॉम्प्लीमेंट के से रिलेटेड। तो यहां तक मेरे ख्याल में काफी है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कॉम्प्लीमेंट की बेस पे हम डी मॉर्गन लॉस की तरफ चलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।